हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी में हमारा कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के हिसाब से हमें कौन कौन से टॉपिक छोड़कर चलना है। तो आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू कर रहे हैं और हमारे आने वाले आगामी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है भारत में संवैधानिक विकास। क्या है? भारत में संवैधानिक विकास, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो आइए एक एक पॉइंट इसका नोट करते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? पूछेगा कि किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में की गई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में, और वो कहाँ? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और ये जो स्थापना हुआ था 1774 में। तो पहला पॉइंट्स देखें कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा हुआ और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो एक साल बाद 1774 में। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला? भारतीयों को भारत प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला? तो भारत के प्रशासन में क्या कर रहा है? भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिला 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने की अनुमति मिली। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय विधान परिषद का बजट पर बहस करने का शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? यानी भारत के विधान परिषद जो है उसको बजट पर बहस, किस पर? बजट पर बहस करने की अनुमति कब मिला? तो यहाँ नोट करिए, ब से बजट, ब से बहस और ब से 92, यानी 1892 के अधिनियम के द्वारा हम लोगों को बजट पर बहस करने की अनुमति मिली। किस पर? बजट पर बहस करने की अनुमति मिली। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है क्या? अगला पॉइंट कह रहा है कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? केंद्रीय विधानमंडल में सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ दो वर्ड लिखा है, 19 सेम सेम लिखा गया है। तो पूछेगा कि भारत में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो भारत में द्विसदनीय व्यवस्था 1919 के अधिनियम के द्वारा हुआ था। और ये 1919 के अधिनियम को क्या कहते हैं? भारत शासन अधिनियम कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा दो सदनों की व्यवस्था की गई। कहाँ? केंद्रीय विधान मंडलों में। जैसे आज केंद्रीय विधानमंडल में क्या होता है? लोकसभा राज्यसभा होता है ना। तो अंग्रेजों के समय भी द्विसदनीय व्यवस्था केंद्रीय विधानमंडल में 1919 के अधिनियम के द्वारा हुआ था। अब अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने का शक्ति मूलतः किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? पूछेगा कि भारत के राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं, और वो अध्यादेश कितने के तहत जारी करते हैं? अनुच्छेद 123 के द्वारा जारी करते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 123 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। तो बताइए कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। लेकिन पूछेगा कि राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है कि नहीं? तो राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है और केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के द्वारा। किसके द्वारा? आर्टिकल 123 के द्वारा। और वो अधिकार मिला था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो हमारा भारत शासन अधिनियम है, इसको संविधान का एक छोटा रूप कहा जाता है, जहां से हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ। और इसी अधिनियम से कई डेटा हमारे संविधान में लिए गए। अगला
प्रश्न है भारत का संवैधानिक विकास, और भारत के संवैधानिक विकास है तो इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे और सावधानी से पढ़ेंगे, ताकि कि हमारे आने वाला जो दरोगा का एग्जाम है और बिहार पुलिस का एग्जाम है वो हमारा बेहतर से बेहतर जाए। अब देखिए भारत का संवैधानिक विकास, तो भारत का संवैधानिक विकास 2 चरणों में हुआ था। भारत का संवैधानिक विकास कितने चरण में हुआ था, तो पूछेगा तो 2 चरण में। कितने चरण में? 2 चरण में भारत का संवैधानिक विकास हुआ था। पहला चरण था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये पहला चरण था, और दूसरा चरण था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब से शासन किया और जो जो नियम दिए उसके अंतर्गत संविधान का विकास, और उसके बाद 1857 की क्रांति हो जाती है। 1857 की क्रांति हो जाती है, और उस 1857 की क्रांति में क्या होता है? 1857 की क्रांति में विद्रोह होता है, और इस विद्रोह के बाद जो हमारा कानून आता है 1858 में, जिसे क्राउन एक्ट कहते हैं, उसके बाद पूरे भारतीय साम्राज्य, पूरे भारतीय क्षेत्र ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला जाता है। किसके अंतर्गत? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, यानी महारानी के शासन के अंतर्गत चला जाता है। और महारानी जो जो व्यवस्थाएं लाती है, जो जो नियम लाती है, वो हमारा संविधान बनाने में एक मूर्त का काम करता है, एक मूर्त रूप तैयार करता है। तो हम लोग क्या देखें कि भारत का संवैधानिक विकास 2 चरणों में, एक कंपनी जो नियम लाएगा वो, और दूसरा जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत होगा, यानी महारानी के अंतर्गत जो नियम आएंगे उसको हम लोग यहां से यहां तक देखेंगे। अब देखिए पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसके बाद है चार्टर एक्ट 1793, उसके बाद है चार्टर एक्ट 1813, फिर है चार्टर एक्ट 1833, और फिर है चार्टर एक्ट 1853। यानी अंतिम पॉइंट नोट रखेंगे कि 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुत सारे रूल्स लाए थे। कब? 1853 में, जो संविधान बनाने का पहला चरण फुलफिल किया। हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो नियम लाए थे वो कब तक लाए थे? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा लाए थे। तो आइए इसको याद करते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है, और उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इन दोनों के बीच में देखेंगे तो लगभग 10 साल का अंतर है। इसके बाद देखेंगे तो 20 सालों का अंतर आपको दिखाई देगा। 20 सालों का अंतर आपको दिखाई देगा, अगर ध्यान से नोट करिएगा तो 20 सालों का अंतर दिखाई देगा। अब देखिए 2 जगह 10-10 का अंतर, 2 जगह 10-10 का अंतर, और बाकी सब जगह 20 का अंतर दिखाई देगा। तो 1773 में 10 जोड़ेंगे तो 93 होना चाहिए, तो क्या ले लिया है? 1784। फिर इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 94 आएगा, तो यहाँ 1793 है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि कंपनी जब अपना रूल्स तैयार कर रहा था तो सबसे पहला रूल्स 1773 में बनाया, फिर 1784 में 10 साल जोड़े, फिर 10 साल जोड़ेंगे तो 1793 के आसपास। उसके बाद 20 ऐड करेंगे तो 93 में 20 ऐड करेंगे तो 1813 आएगा, और फिर 13 में 20 ऐड करेंगे तो 1833 आएगा, और फिर 1833 में ऐड करेंगे तो 1853 आएगा। उसके बाद देखते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। हमने बताया कि 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद इंग्लैंड के संसद ने एक घोषणा तैयार किया, और उस घोषणा के तहत एक एक्ट आया क्राउन एक्ट, और वो क्राउन एक्ट आता है 1858 में। और उस ताज अधिनियम के तहत, इस क्राउन एक्ट को क्या कहते हैं? ताज अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ताज अधिनियम भी कहते हैं। तो ताज अधिनियम के द्वारा पूरे भारत के साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रख दिया गया। यही भारत शासन अधिनियम 1858 क्राउन एक्ट के तहत महारानी के हाथों में पूरे भारत के साम्राज्य को दे दी गई। उसके बाद आया 1861 के अधिनियम, फिर आया भारत परिषद अधिनियम 1892, जो अभी पढ़े थे। भारतीयों को बजट पर बहस करने की अनुमति मिली। उसके बाद आया 1909 के अधिनियम आया, भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं।
उसके बाद आया 10 साल इसमें ऐड करिएगा 1919 के अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। तो पहिलका को याद रखिएगा ए में मार्ले मिंटो अधिनियम, और 1919 के अधिनियम को एमसी याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। उसके बाद आया भारत शासन अधिनियम 1935, और इसी अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान पूर्णतः तैयार करने का लक्ष्य रखा गया, और इसी से बहुत सारे चीज कॉपी पेस्ट करके हमारे भारत के संविधान में लिए गए। और अंतोगतवा अधिनियम आया भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके तहत भारत को आजाद घोषित किया गया। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो केंद्र में द्वैध शासन, यहाँ घेर दिए हैं, केंद्र में द्वैध शासन पूछे तो भारत शासन अधिनियम 1935। लेकिन यही पूछ दे कि प्रांत में द्वैध शासन, क्या पूछ दे? प्रांत में द्वैध शासन पूछ दे, प्रांत में क्या पूछ दे? प्रांत में द्वैध शासन पूछ दे, प्रांत में द्वैध शासन पूछे तो 1919 के अधिनियम के तहत। और इस प्रांत में द्वैध शासन को अंत कर दिया गया था 1935 के अधिनियम के तहत, प्रांत के शासन को अंत कर दिया गया था। उसके बाद केंद्र में द्वैध शासन आया था। दो फैक्ट्स याद रखेंगे, प्रांत में द्वैध शासन पूछे तो 1919 के अधिनियम, और केंद्र में द्वैध शासन पूछे तो 1935 के अधिनियम। तो लेटर से याद रखिएगा, 19 छोटा है तो प्रांत में द्वैध शासन, 35 बड़ा है तो केंद्र में द्वैध शासन। इस तरह हम लोग अभी तक यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स पर पहुंच चुके हैं, और जब बहुत सारे पॉइंट्स पर पहुंच चुके हैं तो आगे भी इसमें बहुत सारा पॉइंट्स हमें देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के द्वारा, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के द्वारा संघीय शासन की व्यवस्था की गई? किसकी? संघीय शासन की व्यवस्था की गई। तो संघीय शासन की व्यवस्था हमारी की गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। पूछेगा कि फेडरल रूल्स, फेडरल रूल्स, भारत में फेडरल रूल्स संघीय शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था, फेडरल रूल्स की व्यवस्था की गई। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला एक नोट में पॉइंट दिया है, भारत शासन अधिनियम 1919। अभी जो बताए कि प्रांत में द्वैध शासन किससे? भारत में शासन अधिनियम 1919 से। प्रांत में द्वैध शासन किससे? प्रांत में द्वैध शासन किससे? प्रांत में द्वैध शासन किससे? तो प्रांत में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1919 से। लेकिन कह रहा है कि इसे क्या कहते हैं? तो अभी बताए थे, इसे हम लोग एमसी कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, एमसी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा जांच के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। क्या गठन किया गया? साइमन कमीशन का हमारा गठन किया गया। किस अधिनियम को जांच करने के लिए? पूछेगा कि 1919 के अधिनियम को जांच करने के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया? तो साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया। और साइमन कमीशन चला था 1927 से, चला था कहां से? इंग्लैंड से साइमन कमीशन 1927 में निकला था, और 1928 में साइमन कमीशन भारत में पहुंचा था। भारत में पहुंचा था साइमन कमीशन 1928 में, जो किसके जांच करने आया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम को जांच करने आया था। और इस अधिनियम के द्वारा भारत में कहा गया था कि भारत के लोगों को उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की जाएगी और भारत के लोगों को छूट दी जाएगी। इसी के जांच करने के लिए आया था साइमन कमीशन। लेकिन साइमन कमीशन में क्या था? 7 सदस्यीय टीम था। क्या था? 7 सदस्यीय टीम था, जो सभी क्या थे? अंग्रेज थे, सभी अंग्रेज थे, जिसके कारण भारत के लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया और साइमन गो बैक का नारा लगाकर साइमन को यहाँ से भगा दिया। और साइमन भागा तो फिर अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो फिर कह रहा है ऑल इंडिया ग्रुप बनाने का प्रावधान होगा 1935 के अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा?
1935 के अधिनियम के द्वारा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के द्वारा। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान निर्माण करने का प्रावधान किसके द्वारा किया गया? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। और क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। और इस मिशन को, क्रिप्स मिशन को भारत के लोगों ने ठुकरा दिया था। क्रॉस मार दे रहे हैं। पूछेगा कि क्रिप्स मिशन को भारत के लोगों ने स्वीकारा था? तो 1942 के क्रिप्स मिशन को भारत के लोगों ने स्वीकारा नहीं था। और ये सबसे पहले संविधान बनाने के लिए क्रिप्स मिशन आया था, जिसे गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू पोस्ट डेटेड चेक और दिवालिया बैंक कहकर वापस कर दिया। अब देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो अब उसके बाद जब क्रिप्स मिशन, ये क्रिप्स मिशन यहाँ से चला जाता है, तो उसके बाद आता है संविधान सभा का गठन करने के लिए आता है कैबिनेट मिशन। कौन आता है? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन में जो सदस्य होते हैं उनका ट्रिक है PAS, पास, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टोफर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन में पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टोफर्ड क्रिप्स रहते हैं। और ये जब आते हैं, पैथिक लॉरेंस जब कैबिनेट मिशन लेकर आते हैं, तो इसके द्वारा भारत के संविधान सभा का गठन किया जाता है। और भारत के संविधान सभा का गठन कर 3 शुरुआती बैठक होता है। एक कब? 9 दिसंबर को। एक कब? 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को किया जाता है। और एक 11 दिसंबर को और एक 13 दिसंबर का बैठक होता है। पहला बैठक 9 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर, उसके बाद 13 दिसंबर। 11 दिसंबर, 13 दिसंबर और 9 दिसंबर, याद रखिएगा। 9 दिसंबर का पहला बैठक, फिर दूसरा बैठक 11 दिसंबर, फिर तीसरा बैठक 13 दिसंबर को हुआ था। अब अगला प्रश्न देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसको ऊपर कर लेंगे। अब ऊपर करेंगे तो अगला प्रश्न हम लोगों को इसमें दिख जाएगा, जो आपकी आखिरी पॉइंट्स बनेगी। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट्स पर। अगला पॉइंट्स क्या कर रहा है कि कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन क्या है? कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में, कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत मिशन के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों में प्रतिनिधित्व निर्वाचन किस अनुपात में होता है? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होता है। पूछेगा कि कैबिनेट मिशन ने क्या कहा? कैबिनेट मिशन ने कहा कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य प्रांत से चुन कर आएंगे जो संविधान सभा में बैठेंगे। प्रांत से एक सदस्य कितने जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर चुन कर आएंगे जो हमारे संविधान सभा में बैठेंगे। और वही सभी सदस्य संविधान निर्माण करने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो लगभग संविधान सभा में 389 सदस्य थे। कितने थे? 389 सदस्य चुन कर आए थे। और वो एक सदस्य कितनी जनसंख्या पर चुनकर आए थे? तो 10 लाख जनसंख्या पर चुनकर आए थे। तो जब 10 लाख जनसंख्या पर चुनकर आए थे, तो आज भी कोई भी चुनाव होता है लोकसभा या राज्यसभा का, लोकसभा का चुनाव होता है, तो उसका भी चुनाव क्षेत्र कितने लाख पर तय किया जाता है? लोकसभा के चुनाव में तो 10 लाख की जनसंख्या पर तय किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांत की विधान सभाओं के द्वारा, विभिन्न प्रांत के विधान सभाओं के द्वारा निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। और 10 लाख जनसंख्या पर ये लोग चुन कर आए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? अंतरिम सरकार। क्या पढ़ेंगे? अंतरिम सरकार। और संविधान बनाने के लिए कुछ समय के लिए टेम्पोररी सरकार बना दिए गए थे। और उस टेम्पोररी सरकार को हम लोग अंतरिम मंत्रिमंडल या अंतरिम सरकार कहते हैं।
तो अब देखते हैं संविधान बनाने के लिए ये अंतरिम सरकार बना था, तो इस अंतरिम सरकार में किसको क्या पोस्ट मिले थे। और यहाँ से एक प्रश्न पूछ लेता है। पहला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू को क्या मिला था अंतरिम सरकार में, तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। आज भी जो प्रधानमंत्री होता है उसको राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ और विदेशी मामले, परमाणु मामले सब प्रधानमंत्री के हाथों में रहता है। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू एज ए लाइक प्रधानमंत्री के तरह थे, तो राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार में मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिला था। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और गृह मंत्रालय के अंतर्गत क्या आता है, पुलिस प्रशासन। गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस प्रशासन आता है। तो सरदार पटेल ही तो अपने सेना और पुलिस के दम पर भारत के एकीकरण करवाए थे। और सरदार पटेल जब भारत का संविधान बन जाता है, तो संविधान बनने के बाद जब लागू हो जाता है, सरकार बनता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस सरकार में भी गृह मंत्रालय मिलता है। और यहाँ भी गृह मंत्रालय मिला है। और इसके तहत ये पुलिस फोर्स का उपयोग करके भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। और इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था खाद्य और कृषि मंत्रालय। खाद्य और कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये सारण के जीरादेई इलाके के हैं राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, र से राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति आगे चलकर बनते हैं। और अंतरिम सरकार में इन्हें क्या मिलता है, खाद्य और कृषि मंत्रालय मिलता है। और ये है जॉन मथाई, जॉन मथाई को मिलता है उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय मिलता है कैबिनेट मिनिस्टर में। जॉन मथाई को क्या मिलता है, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय मिलता है। जगजीवन राम को, तो राम जी हैं वो बहुत श्रम किए थे। जब राम जी जन्म लिए थे और लंका तक गए थे तो बहुत मेहनत किए थे। तो अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को क्या मिला था, श्रम मंत्रालय मिल रहा था। सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह बल आ रहा है, तो अंतरिम सरकार में इन्हें रक्षा मंत्रालय मिला था। क्या मिला था, बल के साथ रक्षा। तो सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय, बल जिसके पास होगा वही रक्षा करेगा। अब अगला प्रश्न है लियाकत अली। लियाकत अली खां को मिला था वित्त मंत्रालय। लियाकत अली खां को मिला था वित्त मंत्रालय। तो आज के डेट में हम लोग पटना में रहते हैं, खाने पीने के लिए क्या होना चाहिए, वित्त होना चाहिए। तो अंतरिम मंत्रालय में लियाकत अली खां, खान से क्या हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। और खाने पीने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वित्त आता है, घर से पैसा आता है, ऐसे याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है सी राजगोपालाचारी। और सी राजगोपालाचारी इन्हें शिक्षा एवं कला मंत्रालय अंतरिम सरकार में मिला था। तो इस तरह आपका पॉइंट खत्म हुआ। लेकिन सी राजगोपालाचारी से एक और प्रश्न पूछ दे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह में सी राजगोपालाचारी भाग लिए थे कि नहीं लिए थे, तो भाग लिए थे। और ये चेन्नई में, तमिलनाडु में ये यात्रा किए थे। पूछेगा कि चेन्नई या तमिलनाडु में भारत के कौन सा व्यक्ति है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था, नमक सत्याग्रह को तोड़ा था, नमक कानून को तोड़ा था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को चेन्नई में, तमिलनाडु में बढ़ावा दे रहे थे सी राजगोपालाचारी, और वहां पे वो नमक कानून को तोड़ते हैं। तो इस प्रकार हमारा पॉइंट सभी खत्म हो गया। और ऐसे ही मेरे सेशन से जुड़े रहिए, हर दिन एक नया टॉपिक लाएंगे और नया टॉपिक के साथ आपको तैयारी करवाएंगे। तो अगला सेशन में कल मिलते हैं, और कल पॉलिटी का अगला पेज को देखेंगे, टॉपिक को देखेंगे। धन्यवाद। तो मेरे चैनल द स्टडी एक्सप्रेसवे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।